ये कमी तो है हमारे में में, और ये वही नहीं है, बहुत सारे राज्यों में हमारी कमी है कि नई लीडरशिप उतनी उभर के नहीं आई, एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई। तो इसी कारण तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए कि अभी हमारा लीडर अपोजिशन भी लोकसभा में 2 टर्मों से नहीं बदला है। कमज़ोरी तो हमारी आई है, जम्मू कश्मीर में भी आई है, नेशनल लेवल पे भी आई है। 2 जगह एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। या तो आप स्टेट में एक्टिव पॉलिटिक्स कर सकते हैं या पूरे देश में कर सकते हैं। अब स्टेट में एक्टिव पॉलिटिक्स करो तो फिर तो स्टेट में रहना पड़ेगा, और आपको नेशनल पॉलिटिक्स की करनी होगी तो फिर दिल्ली में रहना पड़ेगा, और फिर दिल्ली में रहकर तो स्टेट की एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। लेकिन जब भी स्टेट के हित की बात आई, पूरे 7 साल में लीडर अपोजिशन रहा, तो जब भी स्टेट के हित की बात आई, मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि जिसमें लीड ली जम्मू डिलिमिटेशन करना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि डिलिमिटेशन जो भी बनेगी वो आबादी को जहन में रखेगी और एरिया को भी जहन में रखेगी। ये बहुत ज़रूरी है। टेररिज्म किसी धर्म से नहीं जुड़ा है और किसी जात से नहीं जुड़ा है। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तब भी यही कहता था, उससे पहले भी कहता था, आज भी कहता कि टेररिस्ट की कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। टेररिस्ट का टेररिस्ट है। तो यहाँ हमको ये नहीं कह सकते हिंदू टेररिस्ट है, मुस्लिम टेररिस्ट है, सिख टेररिस्ट है। टेररिस्ट टेररिस्ट। और जो शायद आतंकवादी चाहते हैं वो तो होना नहीं है कभी। जब वो होना नहीं है कभी, तो फिर फायदा क्या है ऐसी चीज के पीछे दुम पकड़ के रहना। 370 बीजेपी का एजेंडा था, आरएसएस का एजेंडा था, लेकिन कभी भी स्टेट को तोड़ने का एजेंडा नहीं था। है? स्टेट को यूटी बनाने का एजेंडा नहीं था। ये तो बहुत गलती है ना। आज अगर हम स्टे वही कह रहे हैं दे देंगे दोबारा स्टेट, तो क्या मिला? दोबारा ही देनी है तो उसका मतलब गलती स्वीकार की कि हमसे गलती हुई थी, तो अब दोबारा देंगे। नमस्कार, आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिंदुस्तान की एक बड़ी हस्ती और जम्मू कश्मीर की भी बड़ी हस्ती गुलाम नबी आज़ाद साहब। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, कई बार बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी ले चुके हैं। अपोजिशन के एक बड़े अहम नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया पे। सर, ऑल पार्टी मीटिंग, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिहाज से मैक्सिमम बात करूंगा। ऑल पार्टी मीटिंग को आप किस तरह से देखते हैं और कितनी अहम थी? हालांकि जो नेता आए उनमें से मीटिंग के बाद भी उन्होंने वही 370 की बात की और भी कई सारी बातें। कांग्रेस पार्टी इसको किस तरह से? कांग्रेस पार्टी इसको लेती है ऐसे कि एक शुरुआत तो हो गई बड़े अरसे के बाद। 5 अगस्त 2019 को स्टेट को 2 हिस्सों में बांटा गया था। आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया और हमारी स्टेट यूटी बन गई, लद्दाख यूटी बन गया। तो उसके बाद तकरीबन 2 साल ही, अब अगले 1-2 महीने में 2 साल हो जाएंगे। तो इसमें ये मीटिंग बड़ी अहम थी, जिसमें प्रधानमंत्री खुद रहे, होम मिनिस्टर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और सभी जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी जम्मू कश्मीर की वो मौजूद थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सभी पार्टी ने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा, खुद ही आए और अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई। और अच्छे वातावरण का कारण है कि सरकार ने, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी खूब छूट दी कि जो भी मर्जी कहना है हमारे खिलाफ कह दो, जो भी दिल में है, कोई एजेंडा नहीं है, और जो भी समय है लगा लो। और विपक्ष के लीडरों ने भी सब चीज़ें बताई, कोई छुपा के नहीं रखी, लेकिन बड़े धीरे से, ऐसा कोई लड़ाई का वातावरण नहीं बना। और उसका असर प्रधानमंत्री पर खासा पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हुआ, चाहे आपने तीखी बात भी बनाई, लेकिन मुझे आप लोगों को समझने का, आपकी पीड़ा का, आपका दुख का समझने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने जिस वातावरण में बात की, सीधी बात की, कोई छुपा के नहीं रखा। और सबसे बड़ी भी यहाँ बात अच्छी ये हुई कि सब लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, कोई शक नहीं करना चाहिए। कोई अगर हम कभी कभी वहाँ कुछ बात बताते हैं तो उसमें उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम कि
दूसरी तरफ देखते हैं, हम हमेशा हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं और यही हमारा मुल्क है। तो और प्रधानमंत्री का ये कहना है कि भाई अब ये दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरी इसको ख़त्म करना है और बीच में हमें ऐसा माहौल बनाना है कि आतंकवाद ख़त्म हो जाए, सब मिल के काम करें और फिर शांति हो जाए इस स्टेट में और आप लोग राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करो। आज़ाद साहब, एक डिलिमिटेशन की जो बात चल रही है और आप खुद भी मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, आप बड़े अच्छे तरीके से जम्मू के हर खित्ते को जानते हैं, कश्मीर के भी। जम्मू से एक आवाज़ उठ के आ रही है कि यहाँ पर जो खित्ते बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, 2-2 लाख की आबादी पे बनाई गई। कश्मीर में 50,000 की आबादी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो एक डिफरेंस है, एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो क्या डिलिमिटेशन में जम्मू को ये अधिकार मिलना चाहिए, जम्मू डिवीज़न को? देखो, मैं जम्मू और कश्मीर की बात नहीं करूँगा, हमें स्टेट की बात करनी चाहिए। जी, जम्मू इलाके में पहाड़ी इलाके भी हैं, आपको मालूम है कि हमारे सबसे ज़्यादा पहाड़ी तो हमारा ही अपना डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ 4-4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, 3-3 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। पॉपुलेशन शहरों में है, लेकिन देहातों में तो 4,000 पॉपुलेशन तो शहर के 20 कॉन्स्टिट्यूंसी के बराबर है, बल्कि 30 कॉन्स्टिट्यूंसी के बराबर है। ये दिखते हैं और यही कारण है कि मैंने डिलिमिटेशन का बिल 2007 में लाया था, जिसमें मैंने 32 सीटें बढ़ाई थी। और उसमें मैंने कहा कि भाई ये जो पहाड़ी इलाके हैं इनको छोटा कर देना चाहे और शहर में भी कम करना चाहे। और उसमें मैंने दोनों को कहा था 32 हैं, 16 जम्मू को जाएंगी, 16 कश्मीर को जाएंगी, एक आध लद्दाख को दे देंगे एडिशनल। तो लेकिन दुर्भाग्य से वो दोनों राजनीतिक दलों ने उस वक़्त नहीं माना और जिसके कारण इतने 15-16 साल वो नीलम देर हो गई उसे। अब फिर है, अब हम इस वक्त हम सब चाहते थे कि इस वक्त डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त हमारे स्टेटहुड और इलेक्शन की सबसे बड़ी ज़रूरत, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर तो 2 साल से ही है, लेकिन हमारी विधानसभा तो उससे बहुत पहले चली गई और सरकार भी पहले चली गई है। तो ब्यूरोक्रेसी में काम नहीं होता। सरकार किसी भी पार्टी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन एक एक्सेसिबिलिटी होती है। एक पॉलिटिकल क्लास को मालूम होता है सड़क की ज़रूरत है और वो सोचता है यहाँ भी सड़क होनी चाहिए, दूसरी में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है। पॉलिटिशियन ज़्यादा भेदभाव नहीं करता, 19-20 करेगा वो चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कहेगा कि सब सड़कें एक ही में देंगे या सब कॉलेज एक ही एरिया में देगा या सब स्कूल और हॉस्पिटल एक ही एरिया में दे। वो बांटना पड़ता है, एक आध आप कहीं एडिशनल दे सकते हो, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी का वो ध्यान उस तरफ जाता नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही जब ब्यूरोक्रेट बनता है तो उसको एक अलग चैनल होता है, एक चैनलाइज किया जाता है उस काम के लिए। तो उनका कसूर दोष नहीं है, ये 2 अलग अलग सिस्टम है। तो ये सब पीएम को बताया कि इसमें हमें सबसे बड़ी ज़रूरी है जम्मू कश्मीर की सरकार की ज़रूरत है और स्टेटहुड की ज़रूरत है और इलेक्शन की ज़रूरत है। आपने असम में पिछले साल हमारे साथ ही अनाउंस किया था डिलिमिटेशन, और उनका तो आपने इलेक्शन से पहले कह दिया नहीं इलेक्शन करेंगे, छोड़ दो डिलिमिटेशन। तो यहाँ क्यों नहीं करते? तो गृह मंत्री जी ने उसमें अच्छा जवाब दिया, जो कि ठीक था, हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था जो उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि भाई देखो, असम में तो जितनी सीटें थी ना घटी ना बढ़ी, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर की जो आज यूटी है इसमें 7 सीटें बढ़ी है। तो ये 7 लोग कहाँ से लड़ेंगे, इसलिए डिलिमिटेशन करना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि डिलिमिटेशन जो भी बनेगी वो आबादी को जहन में रखेगी और एरिया को भी जहन में रखेगी। ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आबादी चीज़ नहीं है, एरिया बहुत है। मैं अगर कोई 10 स्क्वायर किलोमीटर है और 4,000 स्क्वायर मीटर है, यहाँ तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है, या 3,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सर, आप जब चीफ मिनिस्टर थे, मुझे अच्छे से याद है कि आपने एक बात कही थी आतंकवाद को लेकर कि इनका कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं है। आप वो रिकॉर्ड स्टेट करते हैं, बिल्कुल। तो आज भी इतनी ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, पॉलिटिकल किलिंग्स हुई, चाहे बीजेपी के नेताओं की, पिछले दिनों कांग्रेस की भी थी, 1 साल हो गया, अजय पंडिता सरपंच थे। अभी कुछ दिन पहले एक सीआईडी इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई, सिविलियंस को गोली मार दी गई।
कुछ नेता कश्मीर में कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अब इस टेररिज्म को किस तरह से देखना चाहिए इस समय, इस सिचुएशन देखो, टेररिज्म किसी धर्म से नहीं जुड़ा है और किसी जात से नहीं जुड़ा है। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तब भी यही कहता था, उससे पहले भी कहता था, आज भी कहता कि टेररिस्ट की कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। टेररिस्ट का टेररिस्ट है। तो यहाँ हमको ये नहीं कह सकते हिंदू टेररिस्ट है, मुस्लिम टेररिस्ट है, सिख टेररिस्ट है। टेररिस्ट टेररिस्ट है। और टेररिस्ट या आतंकवादी या मिलिटेंट जो भी कहें उसको, वो देश के लिए ठीक नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका उल्लेख किया कि क्या फ़ायदा मिला। आज 30 साल से तो ज़्यादा ही है बहुत बड़े पैमाने पे आतंकवाद, लेकिन 70 साल से बीच बीच में तो छुटपुट होता ही रहता था। लेकिन उसमें क्या हुआ, 50-60 हज़ार बच्चे खो दिए यंग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों। कुछ बुज़ुर्ग बहनें, जब बड़े बड़े वो घटनाएं होती थी, चाहे जम्मू में होती थी या कश्मीर में होती थी, उनमें दर्जनों लोग मारे जाते थे। तो उनका क्या कसूर? उनका कोई कसूर नहीं। तो लेकिन फ़ायदा न उन आतंकवादियों को मिला, उनकी जान चली गई, और जिन्होंने जिनकी जान ली उनकी तो जान चली गई, और स्टेट पीछे ही मिला। और जो शायद आतंकवादी चाहते हैं वो तो होना नहीं है कभी। जब वो होना नहीं है कभी, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसी चीज़ के पीछे दुम पकड़ के रहना। सर, आप जब चीफ मिनिस्टर रहे, हमने आपकी वर्किंग देखी है। आपने 3 जो लेयर्स में काम करना जम्मू कश्मीर को सिखाया, जो पूरे हिंदुस्तान ने देखा। 3 शिफ्ट्स में हमने असेंबली में आपको देखा काम करते हुए। सर, जब से मेंबर पार्लियामेंट के आप इलेक्शन हारे हैं, तब से आपने एक्टिव जो पॉलिटिक्स है जम्मू कश्मीर की, उससे थोड़ा सा हटे हैं। क्या आप एक्टिव पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की वापस उसमें आएंगे, या मेन पूरे भारत को ही देखेंगे? जम्मू कश्मीर आपको बहुत मिस करता है। देखो, 2 जगह एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। या तो आप स्टेट में एक्टिव पॉलिटिक्स कर सकते या पूरे देश में कर सकते। अब स्टेट में एक्टिव पॉलिटिक्स करो तो फिर तो स्टेट में रहना पड़ेगा, और आपको नेशनल पॉलिटिक्स की करनी होगी तो फिर दिल्ली में रहना पड़ेगा, और फिर दिल्ली में रहकर तो स्टेट की एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। लेकिन जब भी स्टेट के हित की बात आई, पूरे 7 साल में लीडर अपोजिशन रहा, तो जब भी स्टेट के हित की बात आई, मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि जिसमें लीड ली जम्मू कश्मीर के लिए। कांग्रेस लीडरलेस होती जा रही है जम्मू के अंदर। उस हिसाब से ना जेकेपीसीसी के जो प्रधान है वो भी अपनी जम्मू को देख पा रहे हैं, और जम्मू से कांग्रेस के नेता या तो किसी और पार्टी में जा रहे हैं या फिर इतना एक्टिवली काम नहीं कर रहे जिस हिसाब से आपके टाइम पे एक्टिविटी होती थी, चाहे आप एआईपीसीसी के मेंबर रहे या फिर आप जेकेपीसीसी के प्रधान भी रहे। अब ये कमी तो है हमारे में, और ये वही नहीं है, बहुत सारे राज्यों में हमारी कमी है कि नई लीडरशिप उतनी उभर के नहीं आई, एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई। इसी कारण तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए कि अभी हमारा लीडर अपोजिशन भी लोकसभा में 2 टर्मों से नहीं बदला है। कमज़ोरी तो हमारी आई है, जम्मू कश्मीर में भी आई है, नेशनल लेवल पे भी आई है, और उस कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास करना होगा। अगर सर, एक आखिरी सवाल है, डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन की अगर बात होती है, तो आप एक्टिवली जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस को जिताने के लिए अपना योगदान देंगे? ज़रूर जाऊंगा, मैं ज़रूर जाऊंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो भी इलेक्शन हो वो अच्छे वातावरण में हो, जो भी अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो किसी पार्टी का, वो जीत के आना चाहिए। जो लोगों के हित की बात करता है वो जीत के आना चाहिए, क्योंकि हमारा इन 4-5 सालों में बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू का भी नुकसान हुआ, कश्मीर का भी। जम्मू का कश्मीर का हमारे हैंडीक्राफ्ट का नुकसान हुआ, टूरिज़्म का नुकसान हुआ, फ्रूट का नुकसान हुआ, और जम्मू में हमारा कई चीज़ों का नुकसान हुआ। हमारे जितने भी उद्योग हैं, मैंने फरवरी में राज्यसभा में बोला था, एक बिल आया था छोटा जम्मू कश्मीर लेकर, इसी फरवरी में बोला कि 65% हमारी 13,000 के करीब हमारी उद्योग छोटे बड़े थे कठुआ सांबा जम्मू, उसमें 7,000 बंद हो गए, 7,500 बंद, तो 65% बंद हो गए हैं। तो उन आप जानिए उन 6-7 हज़ार में कितने हज़ारों लोग काम करते थे, मजदूर के काम करते थे, दूसरे छोटी बड़ी नौकरियां करते थे, वो हज़ार नुकसान हुआ। हमारे माता वैष्णो देवी इतने करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ पर्यटक जाता था, वो कहाँ पहुँच गया। उससे हमारे
होटल्स चलते थे, उससे हमारी टैक्सी, टांगे, रेस्टोरेंट चलते थे, वो का नुकसान हुआ। हमारा ट्रांसपोर्ट जो जम्मू का था, जब कश्मीर में नुकसान हुआ फल फ्रूट का, तो उसको हमारा जम्मू का ट्रांसपोर्ट ही उठा के पूरी दुनिया में घूमता था, वो बैठ गया, तो ये भी बैठ गए। हमारी जो जम्मू से ट्रांसपोर्ट कश्मीर जाता था, इन्हीं ये हमारे जो जम्मू का मतलब है जम्मू कठवा सांबा में जो इंडस्ट्रीज थी, इनमें 70% इंडस्ट्रियां जो थी, उद्योग जो थे, वो कश्मीर को सामान ले जाते, कश्मीरी उनकी मार्केट थी। तो वो जम्मू वाले बैठ गए, वो मार्केट भी बैठ गई, और वो ट्रक वाले भी बैठ गए, ट्रांसपोर्ट भी बैठ गया। ये सब बैठ गया तो दुकानदार जम्मू के बैठ गए। तो हमारा जम्मू का कई चीज़ों से नुकसान हुआ। कश्मीर को अपने तरीके से हुआ, जम्मू को अपने तरीके से हुआ, लेकिन नुकसान दोनों का हुआ। मैंने ये बताया परसों की मीटिंग में कि आप लोगों को समझते हैं कि कश्मीर में नुकसान हुआ या जम्मू में, दोनों का नुकसान हुआ। और दोनों जगह बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, दोनों जगह गरीबी बढ़ी है, और कारोबार उतना नहीं बढ़ा। डेवलपमेंटल वर्क में भी कई लोग लगते थे। अब ट्रिपल शिफ्ट का क्या हमारा मतलब था? जब मैंने ट्रिपल शिफ्ट की थी, उसके दो कारण थे। एक तो मजदूर बेकार कोई नहीं रहेगा, जिसको अगर एक शिफ्ट में नहीं मिलेगा दूसरी शिफ्ट में मिलेगा, जिसको दूसरी शिफ्ट में मिलेगा तीसरी शिफ्ट में मिलेगा, तो एक तो बेकारी नहीं रहेगी। दूसरा, अगर एक शिफ्ट में 3 साल लगते हैं किसी चीज़ को बनाने में, उसको 1 ही साल लगेगा, तो उसका मतलब है 2 साल पहले ही फायदा होगा लोगों को मिलने। अगर अस्पताल 3 साल के बाद बनेगा तो फिर लोगों को फायदा मिलेगा, वो 1 ही साल में बनेगा तो 1 साल के बाद ही फायदा मिलेगा। डिग्री कॉलेज है, अगर वो 3 साल लगते हैं, हम 1 ही साल में बताते हैं, 2 साल पहले से ही एजुकेशन को फायदा होगा, रोड का होगा, किसी चीज़ का भी। तो ये 2 डबल फायदा उसका था कि कोई बेरोजगार न रहे, और साथ ही जल्दी लोगों को उसका फायदा हो जाए। सर, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या पूरे भारत की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्किंग को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, प्रधानमंत्री है, उनकी वर्किंग कई चीज़ों में अच्छी रहती है, कि इंसान तो इंसान ही है, कई में उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। हमें ये कहता हूँ कि ये भी एक बड़ी गलती थी जम्मू कश्मीर के, जिसको महाराजा के वक़्त में कहाँ से कहाँ पहुँचाया था, कहाँ सरहदें पहुँचाई थी, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पुरानी स्टेट थी। महाराजा के ज़माने से ही अगर ले लें तो 250 साल थी, और हमारी हिंदुस्तान की जितनी स्टेटें हैं सिर्फ 72 साल पुरानी है। नहीं, 72 साल भी नहीं, उसे 70 साल पुरानी है, सबसे पुरानी, क्योंकि 650 स्टेटें थी हमारी। 650 स्टेटों को तोड़ जोड़ के सिर्फ 12 स्टेटें बनी थी। 12 को बाद में फिर तोड़ के बन गई 28, लेकिन उस वक़्त 560 स्टेटों को बनाकर जोड़कर सिर्फ 12 स्टेटें बनी थी। लेकिन हमारी स्टेट ऐसे अकेली स्टेट थी जिसको कोई तोड़ना जोड़ना की जरूरत नहीं पड़ी थी, इतनी बड़ी थी। तो इतनी बड़ी पुरानी स्टेट को जितने कई हुकूमतें देखी हैं, कई सरकारें सेंटर की भी और स्टेट की, उसको तोड़ा। कोई चीज़ तोड़ने की 370 बीजेपी का एजेंडा था, आरएसएस का एजेंडा था, लेकिन कभी भी स्टेट को तोड़ने का एजेंडा नहीं था, है? स्टेट को यूटी बनाने का एजेंडा नहीं था। ये तो बहुत गलती है ना। आज अगर हम स्टेट वही कह रहे हैं दे देंगे दोबारा स्टेट, तो क्या मिला? दोबारा ही देनी है, तो उसका मतलब गलती स्वीकार की कि हमसे गलती हुई थी, तो अब दोबारा देंगे। तो इस तरह की जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं तो बीच में गलत चीज़ें भी होती हैं, और उससे नुकसान हो जाता, गलतफहमी होती, दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आदमी परफेक्ट होता, हर प्रधानमंत्री कुछ अच्छे काम करता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि मैं 100% ठीक किया और 100% गलत, ऐसा कोई नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, और जम्मू कश्मीर को बड़े अच्छे तरीके के साथ जानते हैं। अगर डिलिमिटेशन की बात करें तो सर का ये साफ कहना है, डिलिमिटेशन होती है तो आबादी और उसके साथ साथ एरिया को देखकर डिलिमिटेशन होनी चाहिए। और उसके अलावा इनका कहना है कि महाराजा द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी स्टेट थी जिसे तोड़ा गया, जो एक बड़ी गलती थी, और अगर वापस दी जाती है तो इसका मतलब सरकार अपनी गलती स्वीकार कर रही है। इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें, अपनी राय रखें।
देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।